मैंने जैसे आपकी मूवी का ट्रेलर देखा 2020 दिल्ली, उसमें दिल्ली लिखा आ रहा है, तो ये दिल्ली का क्या मतलब है? जो दिल्ली दहल गई थी तो हमने दहलने वाली दिल्ली को दिखाने के लिए दिल्ली किया था। अच्छी तरह पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को बुला लिया गया है। ये जो इसमें सीन दिखाए गए हैं, ये रियल में इतने थे या मूवी में थोड़े से ज्यादा कर दिए गए? हम कम दिखा पाए। लगता है ऐसा कि फिल्म में बड़ा ज्यादा ही जो आग है वो उसकी शायद बता सकती चमक कुछ ज्यादा दिखती है। रियलिटी हमेशा ज्यादा हार्श होती है। ये वन शॉट फीचर फिल्म क्या है, मैं वो ही जानना चाहूंगी। दो लड़के हैं, दो यंग हैं, वो हिंदू मुस्लिम का ये बहस कर रहे हैं कि हिंदू ने हमने ताजमहल बनाया, हमने ये किया, वो कह रहे हैं तुम तो रेत घर बनाने के लायक नहीं थे। मैं तो उस आदमी ने जो गलत किया है समाज के प्रति, देश के प्रति, उस आदमी को बेबाकी से बिना किसी फिल्टर मैं तो वैसा ही बोलूंगा जहाँ ज्यादा गहरी चोट है। ये मेरा स्टाइल। मजहब सिर्फ एक रास्ता है सच्चाई जानकर, रास्ते अलग अलग हो सकती हैं। जय माता दी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको आपने स्क्रीन पर हमेशा देखा होगा। मैं बात कर रही हूँ ब्रिजेंद्र काला जी, समर जयसिंह जी और डायरेक्टर देवेंद्र मालविया जी। हमने बात की है इस पॉडकास्ट में आने वाली मूवी 2020 दिल्ली की, जो कि वन शॉट फीचर फिल्म है। वन शॉट फीचर फिल्म क्या होती है ये पूरा डिटेल में, क्योंकि मुझे भी इतना इसके बारे में नहीं पता था, इस पॉडकास्ट में मैंने वही सबसे पहले पूछा कि होती क्या है, क्योंकि बार बार हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ट्रेलर में देख रहे हैं, क्या है ये चीज। दूसरी, ये बहुत ही, जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो बहुत यूनिक ट्रेलर था, बहुत ही जिसे कहेंगे कि देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ मैं वहां पर हूँ और मेरे सामने ये हो रहा है, एक दिल को छू जाने वाला ट्रेलर। तो काफी कुछ ऐसे इवेंट्स दिखाए जो ऐसा लग रहा था कि कब हुआ, क्या सच में इतना नुकसान हुआ है, क्या सच में लोगों ने इतना सफर किया, इतना सरवाइव किया है। तो इस ट्रेलर को देख के मैं सच में चाहती थी कि मैं इस मूवी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानूं, बिकॉज इन्होंने तो रिसर्च की होगी, इनको ज्यादा डिटेल में पता होगा। तो स्टार्ट करते हैं ये पॉडकास्ट, एंड आपको काफी कुछ इसमें ये मूवी के बारे में जानने को मिलेगा, इनके पर्सनल इनके बारे में जानने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, स्टे ट्यून्ड। जय माता दी। जय माता। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड मैंने जैसे आपकी मूवी का ट्रेलर देखा 2020 दिल्ली, तो ट्रेलर देखते टाइम मुझे जो एक यूनिक चीज लगी जो मेरी टीम ने भी नोटिस नहीं की, उसमें दिल्ली लिखा आ रहा है, तो ये दिल्ली का क्या मतलब है? दिल्ली वैसे भी जो दिल्ली का पुराना नाम दिल्ली था जी, और दिल्ली को मैंने थोड़ा सा क्रिएटिवली उस तरफ भी जोड़ा कि जो 2020 में जितने भी रॉइट्स हुए यहाँ पर और जितनी वायलेंस हुई तो दिल्ली दहल गई थी, तो हमने दहलने वाली दिल्ली को दिखाने के लिए दिल्ली किया। तो आपने जब ये मूवी का सोचा तो ये जो इसमें सीन दिखाए गए हैं, ये रियल में इतने थे या मूवी में थोड़े से ज्यादा कर दिए गए? हम कम दिखा पाए, रियल में बहुत ज्यादा थे। ओके। क्योंकि रियलिटी हमेशा बहुत ज्यादा वायलेंस खराबी होता है और बड़े पैमाने पे हुआ था। आप तो गुड़गांव रहते हैं और फिल्म तो एक लिमिटेशन में ही बनती है और जो असल ग्राउंड पे हुआ था सैकड़ों गाड़ियां जली थी, पेट्रोल पंप पूरा जल गया था पूरा था और बड़ी जाने नहीं थी। पर वो क्या होता है ना कि कैमरे की फ्रेम जो होती है वो बहुत सारा क्लोज दिखाती है और हम वही दिखाते हैं जो दिखना चाहिए उतने फ्रेम के अंदर। तो लगता है ऐसा कि फिल्म में बड़ा ज्यादा ही जो आग है वो उसकी शायद बता सकते चमक कुछ ज्यादा दिखती है, मगर ऐसा नहीं है। रियलिटी हमेशा ज्यादा हार्श होती है। एक और चीज जो ट्रेलर में मैंने देखी कि दो लड़के हैं, दो यंग हैं, वो हिंदू मुस्लिम का ये बहस कर रहे हैं कि हिंदू ने हमने ताजमहल बनाया, हमने ये किया, वो कह रहे हैं तुम तो रेत घर बनाने के लायक नहीं थे। ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग सा, क्या रियल बेस्ड था, ये हुआ है रियल में या आपने मूवी में जैसे? ये देखिए, ये एक्चुअली कहानी जो है 24 फरवरी 2020 नमस्ते ट्रम्प हो रहा था हमारे देश में। ट्रम्प दिल्ली आ ही रहे थे उस टाइम अहमदाबाद से और उस टाइम में दंगे भड़के। अब दंगे तो चल रहे हैं अपनी जगह पर, जो इंसिडेंसेस हुए, जितने लोग मरे उसमें जो मेजर इवेंट्स थे वो तो दिखाई है हमने। इसके साथ में एक फिक्शनल स्टोरी भी है। इसकी रूट में क्या है, दंगे होते क्यों है, रीजन क्या है, हम उस पर बात करें। खाली जो दंगों में मर्डर हो गए, लोग मर गए, बहुत सारा वायलेंस हुआ, वही का रिपीट करके दिखाने से कोई आपका पर्पस सॉल्व नहीं होता है। दूसरा, एक फिल्म मेकर के नाते मैं ऐसी चीज दिखा पाऊं कि जो थोड़ा सा आपको मनोरंजन, डिफरेंट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट भी दे। दूसरा, आप एक थोड़ा सा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाएं और लोगों को एक मैसेज भी छोड़ कर जाएं।
तो ये जो दो लड़कों की बात की आपने, ये एक फिक्शनल स्टोरी है, ये दो कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मन में है, जो भड़ास है या जो भरा हुआ है हमारे अंदर, वो सब बिना फिल्टर के बाहर आता है इस फिल्म में। क्योंकि जो यहाँ पर भी दबाकर बैठा हुआ है आदमी, यहाँ भी दबाकर बैठा हुआ है, डायलॉग बीच में है नहीं, टेंशन्स क्रिएट होती जा रही है, बड़ी बड़ी चीजें होती है हमारे देश में। लेकिन जब आप किसी करने वाले पर, जो गलत कर रहा है, जो क्राइम कर रहा है या जो गुनाह कर रहा है, आप उस गुनाह के ऊपर उंगली उठाते हैं, सबसे पहले कुछ लोग आ जाते हैं कि जो गुनाह करने वाला उसका रिलीजन तो ये है, आप कैसे उठा रहे हैं उंगली। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप गुनाह देखिए, अपराध देखिए, रिलीजन क्यों देखते हैं आप? रिलीजन मैंने तो नहीं देखा, मैं तो उस आदमी ने जो गलत किया है समाज के प्रति, देश के प्रति, उस आदमी को बेबाकी से, बिना किसी फिल्टर के, मैं तो वैसा ही बोलूंगा जहाँ ज्यादा गहरी चोट लगे। ये मेरा स्टाइल है। लोगों ने उसमें रिलीजन निकाल लिया है तो निकाल लिया है। सर आपने ये मूवी जब, बिकॉज हम आपको जब भी देखते हैं हमें पता है कि ऑब्वियसली सीरियस कुछ होगा, बट उसमें कुछ आपके डायलॉग होंगे जिसमें एक हंसी भी आएगी कि दिस इज पंच लाइन। तो आपने इस मूवी में मतलब आने का कैसे, मतलब आपने कैसे सोच के साइन किया कि हाँ मुझे ये रोल करना है, ये मुझे ही सूट करेगा? ऐसे नहीं, अब शूट करेगा तो डायरेक्टर को ऊपर लेकिन मुझे करना है जी। उसका दो बातें थी, एक तो किरदार बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा डिफरेंट। अदरवाइज होता क्या है कि किरदार सीरियस होता है, लेकिन जब मैं उसको परफॉर्म करता हूँ तो कुछ ह्यूमर आ जाता है, और उसकी वजह से थोड़ा सा एंटरटेनिंग वैल्यू उस तरह की बन जाती है। लेकिन ये किरदार ऐसा है कि ये सीरियस है और ये पैथोस क्रिएट करता है। पहली बात तो डायरेक्टर साहब बताएंगे कि मतलब कि कैसे कैसे किस तरह से हमने इसमें मेहनत की है, थोड़ी तारीफ करेंगे वो हमारी। और नेचुरली मतलब एक अलग तरह की मेहनत है, वो रिहर्सल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर का एक बड़ा अलग ही खेल है ना, क्योंकि अगर वो ना हो तो फिर बार बार कट होता रहेगा। सर मैं आपसे एक पर्सनल वैसे पूछना चाहूंगी कि आप उत्तराखंड से हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? तुम भी वहीं से हो ना? नहीं, मैं सर मैं हरियाणा से ही हूँ। तुम हरियाणा से ही हो? जी जी। लेकिन रूट्स कहीं जा रही है इधर से उधर? पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट मुझे सब बोलते हैं कि आप उत्तराखंड या हाँ। मैं अभी रिसेंटली कश्मीर गई थी तो सबने, मैंने वहाँ वो पहन लिया फिर एंड सब कहते हैं आप तो कश्मीरी हो। हाँ मेरा थोड़ा सा। तो सर उत्तराखंड से मोस्टली लोग आर्मी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड के काफी कोर्समेट्स हैं जितना मैंने देखा है। तो आपने इस लाइन में आने का कैसे सोचा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। हम भी ये सोच रहे सर आर्मी में होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी। मैं बताता हूँ जी। मेरा भी ख्वाब था जी, क्योंकि पैदा मैं उत्तराखंड में हो गया, यस, लेकिन मेरी एजुकेशन थिएटर और जो नोटेरियस हरकतें हैं वो सब मथुरा में। ओके। बचपन में मेरा भी ख्वाब था कि मैं, क्योंकि हमारे जितने भी रिश्तेदार जो भी आता था वो हरे कपड़े पहन के आता था, है ना, बिल्कुल एकदम आर्मी में कि ये अगर हवलदार है, ये सूबेदार है, ये कैप्टन है, कि ये ब्रिगेडियर है, कि ये हैं, तो सब इस तरह के लोग आते थे। और हम लोग फिल्में देखा करते थे मैस में जाके, बिकॉज ऑफ कि कोई ना कोई रिलेशन आपका है वहाँ पे, तो और भी बच्चों को हम साथ में लेके जाते थे वहाँ। तो मेरा भी ख्वाब था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा, पर एक तो जो मेरी पर्सनैलिटी है उससे आर्मी को ठेस लगती। वो क्यों? उसके बाद फिर ये आया कि भाई तू एक काम कर, नेवी ज्वाइन कर सकता है, नेवी में चलता है। बात सही है ना? हाइट की थोड़ी दिक्कत है नेवी में, नहीं है ऐसी, तो बोला कि शायद ये कर सकते हैं। फिर क्या हुआ कि जब मैं 10th में था, एक दुर्घटना हो गई, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया साइकिल पे ना। हमारे पप्पू भाई साहब थे, वो सिखा रहे थे मुझे, तो ऐसे तो मैं चला गया राइट से, वहां से जब लेफ्ट आया तो उनको लगा कि गिरा, उन्होंने साइकिल का पहिया पकड़ लिया तड़ाक, और मेरा हाथ जो है सीधे वॉल पे, तो मतलब ये हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया। और वहां से मेरा ड्रीम आर्मी का कि आप डिफेक्टिव हो गए हो तो आप जो है यहाँ से जा नहीं सकते। तो फिर ठीक है, पापा चाहते थे कि मैं जंगल डॉक्टर बन जाऊं क्योंकि वो वेटनरी कॉलेज में थे। उसके बाद फिर मेरी कोई इच्छा नहीं थी वहाँ जाने की, फिर मैंने बायोकेमिस्ट्री ले ली, वो पढ़ते जैसे तैसे पास किया, और फिर मैं आकाशवाणी में कुछ करता रहा, फिर थिएटर, ये एक्टिविटी बनती चली गई, और फिर फाइनली जो है फिर इस वाली फिल्म में। आप मुंबई आए तब आपकी कितनी एज थी? जब मैं मुंबई आया तो आई थिंक बचपन क्रॉस हो चुका था, और आज इतने सारे बच्चे हैं, उस एज में हम ऐसी निठल्ले घूम रहे थे। आज बच्चे जो है 20 ईयर्स के ऊपर जो है काम मिल जाता है उनको, और काम करते हैं सॉलिड। हमारा वही स्ट्रक्चर चल रहा है, सीरियसली सोचने में लगा करना क्या है। थिएटर, कई साल थिएटर किया, और फिर उसके बाद आई थिंक 25 के
के आसपास अक्रॉस जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली, थिएटर भी परिपक्व हो चुका था, उसके बाद में पहली बार। हमने तो सिर्फ 32 साल तक कुछ नहीं किया। हाँ हाँ, मुझसे अब तुम्हारे चक्कर में बता दूं अपने बारे में भी मतलब। तो आपको ये कैसे पता चला कि आप ये कास्ट है? तो उसमें आपको कैसे पता चलता था कि मुझे सीरियस रोल के लिए हूँ या मैं किस रोल के लिए हूँ? ये खुद पता चलता है या डायरेक्टर ही बताते हैं कि आप इस रोल में जम रहे हैं? मेरे कई दोस्त तो ऐसे भी हैं कि कहानी सुन लेंगे और कहानी सुनने के बाद वो कौन कर रहा है, जिसके बारे में उनसे बात की गई है उसके बारे में बात नहीं हो रही है, वो वाला कौन कर रहा है, वो उसके बारे में बात करो यार। तो मेरा कभी ऐसा नहीं होता, मेरे को जिस रोल के बारे में बात की है तो उन्होंने अच्छा ही सोचा होगा, ठीक ही सोचा होगा। कई कई फिल्मों में ऐसा हुआ है कि मुझको लिया और जब मुझको स्क्रिप्ट दी गई तो मैंने एकदम फोन करके, अरे अच्छा हो तुमने स्क्रिप्ट दे दी, कुछ नहीं है इसमें तो भाई मैं नहीं करने वाला। कि नहीं सर ये तो प्लीज आप ही करना है। अरे मैंने ऐसे कैसे करना है, फिर कैसे न कैसे कर कर आके जब किया तो फिर वो ऑन द स्पॉट जो चीजें डेवलप होती है वो छूट दे देते थे मुझे, और फिर मैंने जो अपना योगदान करके वो इस तरह का बन गया कि वो लगा कि हाँ ठीक ठाक था, पर वो कागज पे नहीं था ना, ऐसा वाला। तो आप जो डायलॉग जो डिलीवरी होती है वो आप कई बार अपने उससे कर देते हो? हाँ कई बार ऐसा होता है कि मतलब आप स्क्रिप्ट देखते हो, स्क्रिप्ट में आपको लगता है कि मतलब कि कहीं कुछ और भी एड ऑन हो सकता है। मोस्टली क्या होता है कि आज की तारीख में मैं जितने के साथ काम करता हूँ तो डायरेक्टर सब जूनियर ही होते हैं, तो वो पटा लेता हूँ उनको। तो आपने जब इसकी स्क्रिप्ट सुनी इस मूवी की तो कैसा आया, मन में क्या आया? तो मेरे को वो कैरेक्टर, क्योंकि मेरे को एक ऐसा वाला किरदार था कि जो पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वो तड़प रहे हैं, वो परेशान हैं, उनके साथ किस तरह का बिहेवियर हो रहा है। और जब एक नरेशन मैंने सुना देखा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये, हालांकि मैं मोस्टली क्या करता हूँ जब मेरे पे इस तरह का आते हैं ना ऑफर कि सर एक लड़की का बाप है, निरीह सा है, रोता रहता है, तो मैं हाथ जोड़ता हूँ कि मैंने कहा ये मुझ पर नहीं होगा, ये बहुत टिपिकल है, बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। तो ऐसा दे कि बच्चे तो बच्चे, बाप उनके भी बाप ना, वो सॉलिड उस तरह का। हाँ तो मतलब जिसमें मैं अपना कुछ और कर सकूं। जैसे वो ये काली काली आंखें में, हाँ जैसे ये काली काली थोड़ा सा अलग किया है। हाँ एक फिल्म और सोनम गुप्ता बेवफा जी, तो सोनम गुप्ता का बाप है वो, और तो कैसा होगा कि मतलब पूरे मोहल्ले के पूरे शहर के लड़के जो है उसको नोट पे लिख रहे हैं, नंबर फोन कर रहे हैं, सोनम बेवफा उसका बाप। तो घर में बाहर से झांकता ही रहता है, कोई लौंडा तो नहीं है मोहल्ले का। तो उस तरह का थोड़ा क्या होता है कि बहुत मुश्किल होता है जब उस तरह के किरदार आप करते हो। बट क्या आपकी रियलिटी में आपके फादर जो थे वो ऐसे ही थे कि जैसे आप हैं 10 गुना आपसे? नहीं, अब 10 गुना नहीं। एक्चुअली क्या था कि मैं अकेला लड़का जी, और मेरी 3 बहनें। मैं घर में घुसता था शाम को आवारागर्दी करके, तो जब तो पापा बोलते थे मेरी बहनों चाय बना, उसके लिए वो आ गया रुबाब, एक उस तरह का रुतबा था ना, ऐसा वाला। तो आपको ऐसा ही रोल प्ले करना था? तो राजकुमार वो घर में होता है जैसे कि मतलब, क्योंकि मथुरा में रहता था मैं, तो जी, उस तरह की एक संस्कृति बन जाती है कि हाँ 3 बहनें हैं, एक लड़का है, लड़का चाहे कितना भी आवारा क्यों नहीं हो, लेकिन पेरेंट्स को जो है उसकी केयरिंग बड़ी रहती है। तो उनको पता है कि लड़कियां तो हमने संभाल ही ली हैं, लेकिन ये जो है भाई किसी तरह से हाथ से न निकले, तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जब ये दिल्ली में दंगे हो रहे थे 2020 में, तो क्या आप सबको पता था तब ये हो रहे थे? तब उस टाइम पे आप लोगों का क्या माइंडसेट था? हाँ मतलब ऑब्वियसली पता था, 5 साल पहले की तो बात है। हाँ, हम बहुत छोटे नहीं थे। मतलब मैं अहमदाबाद गया था जब दंगे हुए थे, उसके हफ्ते भर पहले मेरे एक फ्रेंड की बर्थडे थी, तो मैं अहमदाबाद गया था, तो वहाँ ट्रम्प आने वाले थे अहमदाबाद में, तो बहुत अच्छा उन्होंने तैयारियां की थी। जो यूजुअली होता है कि जो स्लम एरिया था उसको पूरा बैरिकेड करके कवर कर दिया था, और वो सब ट्रम्प आ रहे हैं। ट्रम्प का वही प्रोग्राम था वहाँ मोंटेरा में जो स्टेडियम है, अभी तो उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया, उसी में वो प्रोग्राम का नाम था नमस्ते ट्रम्प। हाँ, नमस्ते ट्रम्प है ना, तो उसके लिए आए थे। फिर वो साबरमती आश्रम गए थे, तो वी न्यू इट कि ट्रम्प इज कमिंग, और वहाँ सीए का एजुटेशन चल रहा था, एंड फाइनली वो इरप्ट हुआ वायलेंस के तौर पे ना, राइट्स पे, तो वी ऑल न्यू इट कि ऐसा हो रहा है, तो वो अनबिग्य नहीं थे, उससे जानते थे। आपका जैसे आप लॉ कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मैंने रिसर्च किया, तो आपका लॉ से एक्टिंग की तरफ कैसे रुझान? नहीं, मैं लॉ बाय डिफॉल्ट कर रहा था, मैं एक्टर बनने ही मुंबई आया था, लेकिन हॉस्टल मुझे मिल जाए ताकि छत रहे सर पे, उसके लिए लॉ कर रहा है। तो 3 साल का लॉ मैंने बहुत सही रास्ता निकाला। हाँ सर, बहुत अच्छा रास्ता।
वो सुन लें। 3 साल का लॉ मैंने 4 साल में किया, 1 साल ड्रॉप लेके, और 2 साल का LLM मैंने 3 साल में किया, तो 7 साल में। आप फैमिली को बता के आए हुए थे कि मैं लॉ नहीं, मैं एक्टर बनने ही। हाँ नहीं, फैमिली को इवेंचुअली बताया, उनको तो बता के आया था पढ़ाई करने जा रहा हूँ। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था आपके? थोड़ा सा गुस्सा हुए, फिर ठीक, मतलब गुस्सा भी नहीं हुए, मेरे फादर बड़े लिबरल थे उस मामले में, तो उनको पता था जो करूंगा मैं दिल से करूंगा। वो तो रिश्तेदार होते हैं। हाँ रिश्तेदार, क्यों गया लॉ करने? हाँ, वो ऑब्वियसली वो माइंड में आ ही जाता है। रिश्तेदारों को रहता था पहले, वो थोड़ा सा एक परिहास सा रहता है, मजाक सा रहता है, बट जब आपको कामयाबी मिल जाती तो फिर वो चुप हो जाते, फिर वो आपसे रिश्ता जोड़ते हैं वापस। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपना ही है। तो जब आपने डेब्यू किया तो आपकी पहले बताएंगे आपकी पहला एक्सपीरियंस कैसा था? आपको थोड़ा सा जैसा सोचा था वैसा ही रिस्पॉन्स रहा? नहीं, वो तो आज तक नहीं है। वो हो जाएगा जिस दिन तो कफन में जाता है इंसान। तो एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, यू ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर, अर्ज तो रहेगी ना, कुछ जो हुआ है वो मुकम्मल नहीं हुआ है, करेक्ट, और कुछ करना है आगे, तो वो तो हमेशा रहनी भी चाहिए। द डे यू आर ओनली सेटिस्फाइड एज एन आर्टिस्ट इन द ग्रेव, तो वो तो अभी तक नहीं। तो होता रहा, काम आता रहा। डिड अ बिग शो बाय नेम ऑफ ओम नमः शिवाय, शिव बना था। पहले प्रकाश मेहरा साहब ने एक साइन किया था, बड़ा शो आ रहा था उनका एम्परर अशोका पे, दिस वाज 94। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले, कुछ ट्रांसलेट हुए, कुछ नहीं हुए, बट अभी भी मतलब वो एक जस्तजू जो आपको जर्नी हो तो चालू ही रहती है। मैं आपसे वैसे एक पर्सनली पूछना चाहूंगी कि जैसे हम जितने भी जैसे महादेव या जैसे जितने शोज हम देखते हैं तो हमारी लाइफ में तो चेंज आता है, बट जो वो रोल प्ले कर रहा है, क्या खुद की पर्सनल लाइफ में भी काफी चेंजेस आते हैं? क्योंकि जब हम उनके इंटरव्यू सुनते हैं तो बताते हैं कि हमारी जिंदगी, काम मिलना शुरू होता है, पैसा आना शुरू होता है, तो कंफर्टेबल हो जाते हैं तो चेंजेस आते हैं। मतलब ऑन द कॉन्ट्री, आप अगर आपके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसा वो पर्सनैलिटी है, तो शायद आपके लिए काम आसान हो जाता है। तो मतलब ऑलरेडी आप में वो तृप्ति है जो शिव जी में थी, और आप मिनिमल में रह सकते हो, और आपको ज्यादा लालसाएं नहीं है, तो वो काम, वो रोल, वो पार्ट आपके लिए आसान। मैं इनके लिए बता दूं, ये वाकई में जो है ना, मैंने बहुत सारी चीजें जो देखी है लोगों में वो नहीं, और मैं पूछते भी रहता हूँ सर से कि सर आप ना तो कम्पीट करते हैं किसी से, ना आपको कोई ऐसी अर्ज है कि भाई मेरे पास ये भी होना चाहिए, ये नहीं है। तो ये जैसे हम लोग तो है, मैं मेरी बात करूं तो हम लोग तो बिल्कुल दोषपूर्ण है, इनमें मुझे नहीं दिखता है कई बार, तो शायद भोलेनाथ की कृपा हुई होगी। बहुत शांत काम पर्सनालिटी। नहीं, मैं तो बहुत रहता हूँ साथ में, इतने टाइम तक इतना लंबा कैरेक्टर, बहुत मतलब कोई नहीं। मैंने तो कई चीजें लाइव देखी है कि भाई एक आम तौर पे होता है ना कि व्यक्ति में बड़ी इच्छाएं होती है कि यार ये मेरे साथ का व्यक्ति है, इसके पास ये है, जरा सा भी चेहरे पे भी नहीं आता है। मतलब सर तो बहुत बड़े स्कूल के में पढ़े हैं इंदौर में, तो वहाँ हमारे यहाँ का बड़ा नामी स्कूल है, वहाँ के कुछ लोग जो है बड़े, उन्होंने बिजनेस में बड़ा कर लिया सब कुछ, सर ने भी बहुत किया, लेकिन कभी मैंने कंपेयर करते नहीं देखा। कंपेयर करने का कोई तुक ही नहीं, मुझे अपने आप के साथ ही कंपैरिजन करना, तो दूसरों से क्यों करूँ। अब इन्होंने जिस तरह का किरदार किया, हाँ, उसमें तो इनके पास वो था नंदी तुम चाहते क्या हो कंपेयर, अल्लाह नंदी लेके चले। सही बात। आपको किस डायरेक्टर के साथ काम करके सबसे अच्छा लगा? अब आप इनका नाम नहीं लेंगे अभी तक। नहीं, मुझे डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी के साथ काम करते। ओके, इंस्पायरिंग। हाँ, जिन्होंने चाणक्य बनाया था, और फिर अभी पृथ्वीराज एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार साहब की, चली नहीं, पिंजर बनाई थी। जी जी। तो उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कुछ नए पार्ट्स देते हैं और बहुत रिसर्च बेस्ड रहता है, तो बहुत काम करना पड़ता है उनके पात्रों पे जब आप काम करते हैं। बिल्कुल। क्या ऐसा रहता है, मतलब मैं आप तीनों से पूछना चाहूंगी, जब ऑडियंस का एक माइंडसेट हो जाता है, क्योंकि जैसे हम काफी टाइम तक कोई सीरियल या कुछ भी या कोई मूवी, कोई रोल देख रहे हैं, किसी मूवी में बार बार वही रोल देख रहे हैं कि ओके ये तो ऐसा ही रोल प्ले करते हैं, तो वो माइंडसेट वैसा हो जाता है ऑडियंस का, वो चेंज एक्सेप्ट कर पाते हैं? फिर एक्सेप्ट तो करवाना पड़ता है, उसके लिए आपको वैसी थिंकिंग चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो आप। मतलब चेंज कुछ ऐसा हो तब चेंज। अभी जैसे मतलब अमरीश जी है, हाँ, अमरीश पुरी साहब ने इतने नेगेटिव किए, हाँ, वो पॉजिटिव। प्राण साहब ने इतने नेगेटिव किए, लेकिन जब पॉजिटिव किया तो ऐसा नहीं कि लोगों ने ये नहीं सोचा हो कि अरे यार ये इनको गलत कास्ट कर लिया। बट सर ने इमेजिन किया कि वो ये कर सकते हाँ, तब वो इमेजिनेशन बहुत और वो और ज्यादा एक्सेप्टेबल हो जाता है। बट सर पता है लास्ट तक है ना, हमें तो यही डर रहता है कि कुछ कर ही देंगे नेगेटिव लास्ट में, ये रहता है। हाँ, लेकिन वही अब जैसे दिलवाले दुल्हनिया है जी, उसमें वो इतने हड़काते रहते एंड में जा। अरे अपनी फिल्म में भी जब सर एकदम से प्रकट होते हैं ना,
तो लोग हंसते हैं पहले बहुत जोर से हाँ, कि कुछ ये आ गए हैं। अब कुछ होगा। वो है ना बहुत अच्छा ग्राफ। हाँ, बहुत आप अलग देखोगे अलग ना, रूप। हाँ। पहले अब तक का मुझे तो मैंने जितनी फिल्में देखी है सर, हाँ वो उन सबसे अलग है। बिल्कुल अलग है। उसके बाद आप रुक थे, उसके बाद अगर इसमें पैथोस हाँ, रहता ना उनका। फिर वो पैथोस वाला है। तो सर जैसे आपने सबके साथ काम आउट कर किया दिया हुआ है। तुमने सब। नहीं, थोड़ा हाँ, थोड़ा तो बताना पड़ेगा ना सर। क्यूरियोसिटी आएगी। हाँ, क्योंकि वो मैंने भी देखा आपका थोड़ा सा, आपका फोन, आपका थोड़ा सा इमोशनल भी उसमें दिखा है। जी, तो वो आई थिंक वो मूवी का ही पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस, तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपकी इसमें, अगर आपकी मर्जी, आप नहीं डिस्क्लोज नहीं ना बताना करना क्या, नहीं जी जी नहीं, उसमें मैंने बताया ना कि मतलब वो किरदार है जो कि पाकिस्तानी हिंदू है, वहां पे जो रहते हैं, और उनके साथ किस तरह से मिसबिहेव किया जाता है, तो कैसे भाग के इधर आया है प्रताड़ित होके, उसके फैमिली में उसके बच्चों के साथ किस तरह से क्या क्या हरकतें हुई हैं, और यहाँ आके वो उसमें फंस गया है। ये जो भी एक 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 दिन की एक रात की कहानी है ना, एक दिन की सर, तो सुबह से टोटल लेकर रात तक। सुबह से लेकर रात तक की एक कहानी है। तो उसमें ये दोनों लड़के जिनकी आपने जिक्र किया, वो और मैं और भी कई लोग, उन सब की कहानी चल रही है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज है वन शॉट। जो ड्राइविंग फोर्स है वो इनका कैरेक्टर है। वो सीए जो आ रहा था ना, जी वो इस तरह के इनके किरदार के लिहाज से आ रहा था कि जो पाकिस्तानी हिंदूज हैं उनको यहाँ शरण मिले, उसके लिए कानून आए ताकि उनको सिटीजनशिप मिल पाए। तो ये उसका रिप्रेजेंटेटिव है, तो मतलब ही इज द, जो कहते हैं ना, स्पाइन ऑफ द स्टोरी। तो वो उस तरह का है पूरा। और फिर जिस तरह दिखाया है कि वो पैथोस, क्योंकि पूरा रुंधन है उसके जीवन में, जो भी कुछ भी हुआ। ये वन शॉट फीचर फिल्म क्या है, मैं वो ही जानना चाहूंगी। यस, मुझे वही एग्जांपल बताना पड़ेगा। मैं बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ हमेशा ऐसी। जैसे सर का मैंने यहाँ से शूट करना शुरू किया, क्लोजअप लिया, आपको लिया, ऐसे घुमाते हुए ले गए, सर पर लाकर ये मैंने बंद कर एक दिया। शॉट ले लिया। यहाँ शुरू हुआ, यहाँ फिनिश हुआ। इसके बीच में आपको कहीं कट नजर नहीं आएगा, एक ही शॉट है। है ना? अब मान लीजिए कि ये 5 सेकंड की एक फिल्म है, ठीक है, और ये 5 सेकंड की फिल्म में स्टार्ट और फिनिश के अलावा कहीं कोई कट नजर नहीं आ रहा है। ऐसे ही हम इसकी ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। 2 घंटा 16 मिनट की फिल्म है, स्टार्ट और फिनिश, इसके अलावा आपको एटलीस्ट एक भी कट नजर नहीं आएगा। आपको लगेगा कि कैमरा जब शुरू हुआ, फिल्म शुरू हुई, चलती रही 2 घंटे तक, दिल्ली में क्या क्या हो रहा सब कुछ दिखाया उसने, और उसके बाद में जब फिल्म खत्म हुई तभी कैमरा बंद हुआ। मतलब आप प्रैक्टिकली आपको ऐसा लगेगा कि ये 2 घंटे 16 मिनट की फिल्म 2 घंटे 16 मिनट में शूट हो गई होगी। होता नहीं है ऐसा। न तो उतना चिप आता है, हाँ, उतना बड़ा कि वन यस, गो में निपटा दे। लेकिन हम इसमें ये पहली बार हो रहा है इंडिया में। बाहर हुआ है, काफी काम हुआ है इस पे। अभी एडोलेसेंस एक सीरीज है, हाँ, एडोलेसेंस नेटफ्लिक्स पे, तो वो एक्चुअली उससे ज्यादा रिलेट इसलिए कर सकते हैं लोग कि नहीं है, अभी हाल फिलहाल और अभी आई है। और वो जो है हर एपिसोड उसका, तो मेरे ख्याल से उसमें तो कट हम लोग स्टीच करते हैं, टेक्निक होती है, उसमें नहीं है। उसमें 1 घंटे का शॉट एक घंटे में ही लिया है असल में। ऐसी एक बड़ी फिल्म आई थी 1917 नाम है उसका, वो आर्मी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर बेस्ड है वो, और सैम मेंडिस की फिल्म है वो। उसने बड़ा नाम कमाया दुनिया में, और वन टेक के लिहाज से वो बहुत ही एंटरटेनिंग और एंगेजिंग फिल्म है। वन टेक में देखिए, जब आप सिंगल शॉट बनाने जा रहे हो तो उसमें एक बात का बड़ा खतरा होता है कि कहीं फिल्म मोनोटोनस ना हो जाए, ज्यादा वोकल ना हो जाए कि बातें ही चल रही है ना, कहीं लोग उसमें बोर ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना होता है। और एक बर्डमैन करके फिल्म आई एलेंड्रो इनार्रितु की, वो भी बढ़िया फिल्म थी। तो इस तरह की फिल्में मैं देखते रहता था, और मुझे ये फॉर्मेट बड़ा चैलेंजिंग लगता था। और ये जब स्टोरी मैंने लिखी, और ये 1 दिन की कहानी थी, वो पहली बार होना थी, तो पहले तो लगा कि नहीं आप करोगे, किसी ने नहीं की, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। फिर मैंने सोचा यार आप हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, तो वही कर लेते हैं। तो जैसे मैंने इनसे पूछा था, आप कास्ट करते टाइम आपके दिमाग में क्या था कि किस किस को कास्ट करना है, कैसे कैरेक्टर्स चाहिए? एक्चुअली क्या है ना कि देखिए, इस तरह की फिल्म में पैसा भी ठीक ठाक लगता है, मेहनत तो बहुत ज्यादा ही लगती है, बहुत ही ज्यादा लगती है ना, आम फिल्मों से बहुत ज्यादा लगती है। और उसमें आप कोई बड़ा फेस, स्टार फेस ले सकते हो ठीक ठाक वाला, और उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो फिल्म की। लेकिन इस फिल्म में जो है ना, बोलते हैं कि वो एक स्टार फेस की बजाय हमें बहुत मंजे हुए और अच्छे एक्टर्स चाहिए थे, जो कि अपना 100% डाल सके, अपने आप को डेडिकेट कर सके। 1 दिन की मेरी शूट है अगर, तो मुझे एक्टर को 8 दिन एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे 9 दिन के लिए चाहिए वो एक्टर।
जिसका 1 दिन का शूट है, और 8 दिन तक मैं उन्हें उस लोकेशन पर ले जाऊंगा, कैमरा रहेगा, यूनिट रहेगी, सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसा शूटिंग वाला दिन है, और हम लोग रिहर्सल करते हैं पहले 8 दिन तक, और 20-20 मिनट लंबे टेक, 15-15 मिनट लंबे टेक की हम रिहर्सल करते हैं, 90वें दिन जाकर उसको शूट करते हैं, और उस फाइनल शूट में भी अगर किसी ने भी एक गलती कर दी, कैमरामैन ने कर दी या किसी जूनियर ने पीछे कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ भी हुआ, तो पूरा टेक अगर आपने 20 मिनट का टेक 18 मिनट तक सही आया है, लेकिन उस गलती की वजह से फिर आपको लाइट फ्लक्चुएट हो गई, कुछ भी हो गया, तो ये इतना, और एक तो ये जो एक्टर्स के लिए तो मतलब मैं सोचता हूँ कि कोई भी एक्टर हो वो चाहेगा कि इस तरह का चैलेंजिंग रोल मिले उसको। मैं हमारे लिए तो रिफ्रेशिंग कोर्स है। हाँ, मैं नाना पाटेकर को सुन रहा था सर एक दिन, तो वो भी यही बोल रहे थे कि मुझे यार आज तक ऐसा नहीं मिला कोई 10 मिनट तक मैं बोलता ही रहूं, कट न रहे बोले जी, और मुझे ऐसी चीज की तलाश है, ऐसे वो बोल रहे थे। तो बहुत लोगों की चाहत होती है कि इस तरह से हो, और लेकिन चूंकि मैं यही अच्छे एक्टर्स ढूंढ रहा था, हमारे आजू बाजू बैठे हैं अच्छे एक्टर्स, और इन्होंने बहुत उम्दा काम किया है, मतलब उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना, सभी लोग बिजी है, सबके पास बहुत काम है, लेकिन बावजूद इसके कि अपने 1 दिन के शूट अगर हो रहा है, 3 दिन का शूट हो रहा है, 3 दिन के शूट के लिए 24 डेज आप लगाएंगे वहां पर, समझ रहे हो, और जो जो दो लड़के थे उनको तो हमने 3 महीने के लिए रखा इंदौर में, वहाँ शूट जब हमने किया तो, और वो एक अलग, मेरे ख्याल से सबके लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था। एक जो कन्वेंशनल वे ऑफ शूटिंग होता है, तरीका होता है, वैसा था ही नहीं कुछ भी, एकदम अलग तरीके से चीजें हो रही है। और इसमें क्या होता है ना कि हम थोड़ी आजादी भी देते हैं, स्क्रिप्ट सब पढ़ चुके हैं, सब देख चुके हैं, उसको अच्छे से उन्होंने लर्न भी कर लिया, बावजूद इसके जब आप उस सीन के साथ में बह रहे होते हैं तो कुछ कुछ चीजें एक्टर्स ऐसी होती है इस फिल्म में कि जिसको ना तो लिखा जा सकता है, ना वो एक्टर डिसाइड करके भी नहीं कर सकता है, दैट इज एक्स फैक्टर, वो बन जाता है, वो हो जाता है, और आप जब देखेंगे उसको तो आपको लगेगा यार कमाल है, ये फिल्म चल रही है या रियलिटी है। वन शॉट का मतलब यही है कि आपको बहुत रियलिटी के करीब रखता है। जैसे हम आपके अभी आए मिलने, भाई साहब के साथ अंदर आए, आपसे मिले, यहाँ आए, कोई कट नहीं था इसमें, जिंदगी बिना कट के चलती है, बिल्कुल ऐसी फिल्म की मजबूरी होती है कि उसको कट लगाना है, क्योंकि 25 साल की कहानी दिखानी है, आज की कहानी दिखाना, फिर कल सूरज निकलेगा, तो ये मजबूरी है। लेकिन इस तरह की स्क्रिप्ट्स में अगर आप ये मेथड जब अपनाते हैं तो बहुत थ्रिल मिलता है। लोग 20-25 मिनट तो देखते रहते हैं, जब फिल्म शुरू होती है उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है, मतलब वो इतना घुस जाते हैं, कट नहीं होता ना, फिर उसे अचानक रियलाइज होता है यार ये कुछ तो है यार इसमें। और इसमें इस फिल्म में इतने इवेंट्स हैं, जैसे मैं बता रहा था कि इसमें डर होता है कि कहीं आप बहुत लंबे लंबे शॉट हो रहे हैं तो लोग कहीं बोर ना होने लगे, लेकिन इसमें इवेंटफुल फिल्म है, हर 5 मिनट में आपको चौंकाएगी, हर 5 मिनट में आपको झटका लगेगा क्या हो रहा है। तो ये ऐसे डॉट्स जोड़ती है, जैसे वीडियो गेम खेलते हैं हम लोग, या कोई पहेली हम सॉल्व कर लेते थे, शायद रिलीफ आता है ना, अच्छा मैंने कर दिखाया, तो आपका दिमाग चलता है कि यार हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे था। तो ये सारी बातें हैं इसमें। आपके हिसाब से ऑडियंस का माइंडसेट चेंज हुआ है कुछ, मतलब मूवीज को लेके, जैसे अभी की क्या एक्सपेक्ट करते हैं अभी ऑडियंस का, क्योंकि पहले एक टाइम था कि सबको रोमांटिक मूवी चाहिए थी, एक्शन चाहिए था, अभी जितना, क्योंकि एज एन ऑडियंस अगर मैं अपना फैमिली का बताऊं तो हम लोग चाहते हैं कि हमें ये नहीं है कि स्टार फेस होना चाहिए, नहीं, वी वांट समथिंग डिफरेंट, कुछ ऐसा कि देख के लगे कि हाँ पैसा वसूल हुआ है, इसीलिए तो हिम्मत की है। यस, एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि हमारा ऑडियंस भी बहुत मैच्योर हो गया है और अच्छा कंटेंट देखना चाहता है। यस, कौन कर रहा है उसे मतलब नहीं है, उसको अच्छे एक्टर्स को वो वैल्यू दे रहा है और अच्छे एक्टर्स को ही स्टार बना दे रहा है। एक्चुअली हमारे यहाँ हमेशा बोला जाता था कि यार बाहर कितना अच्छा सिनेमा बनता है, क्या फिल्म बनाई है यार। हमारे यहाँ कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो आप, रोमांस जरूरी है, एक हीरो एक हीरोइन है और उसका होना, रोमांस होना बहुत जरूरी है, सॉन्ग चाहिए, हाँ सॉन्ग चाहिए, लव स्टोरी, लव तो होना ही चाहिए, ऐसा कोई जरूरी। देखिए मुझे दंगा हो रहा है दिल्ली में, है ना, अब आमतौर पर बॉलीवुड में किसी भी दंगे पे फिल्म बना लो आप, लेकिन उसमें एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी और उनकी प्रेम कहानी तो होती ही होती है। इस फिल्म में सारे ये जो सेट पैरामीटर्स है ना, सब टूट के ध्वस्त हो जाएंगे। जैसा भी आप ऑडियंस ने सोच रखा है हमारे यहाँ की फिल्मों के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। मैं कोई अपने घमंड में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि जितना सिनेमा मैंने देखा है बाहर का और जितना सीखा है मैंने लोगों से, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स से, मैंने वो निचोड़ डालने की इसमें कोशिश की है। और जहां तक मैं भी देख पा रहा हूँ, और मेरा एक
फिल्म मेकर का जो विश्वास बोलता है, फिल्म बहुत अच्छी है और आदमी बैठेगा तो चिपक जाएगा इसमें। और ये कारण जो आपने पूछा ना कि क्यों कैसे हिम्मत आई, ये ऑडियंस की वजह से आई है। ऑडियंस नया कुछ देखना चाहता है क्योंकि वो एक्सपोज हो गया है, दुनिया भर का कंटेंट उसे मिल रहा है देखने के लिए, ओटीटी के थ्रू और अदर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो वो भी चाहता है। पैंडेमिक के बाद बहुत पैंडेमिक के टाइम पे उन्होंने बाहर का कंटेंट बहुत कंज्यूम किया है ओटीटी के जरिए, और फिर वो जो एक टिपिकल फिल्म होती थी, अगर नेशनलिस्ट फिल्म भी है तो वो हीरो है, उसके आसपास का माहौल बड़ा रियल बना दिया। हीरो वही नकली मूछे लगा के, चश्मा लगा के, वो चाहे कोई साइंटिस्ट भी बन जाएगा या कुछ और भी कैरेक्टर कर रहा है, तो उसको वही अब उनको लगता है कि पूरे सिनेरियो में वही चीज अनफिट लग रही है, क्यों ना उसकी जगह भी वैसा रियल कैरेक्टर आए, ऐसा लग रहा है ऑडियंस को। तो कि बहुत ड्रेस्टिकली चेंज हुए, बहुत सारी फिल्मों को रिजेक्ट किया ऑडियंस ने ऑफ लेट। इवन इस फिल्म में आपको एक्शन जो है ना इतना ऑर्गेनिक दिखने मिलेगा। हमारे हीरो मार रहा, ठूसा मार गिर जा रहा, ऐसे नहीं होता रियल लाइफ में। आपको बिल्कुल रियलिटी के करीब लगेगी कि दो लोग अगर भिड़ गए तो किस तरह से उठापटक करेंगे। इसमें आप वही दिखेगा, मतलब कोई ऐसा बनावटी एक्शन नहीं है, क्योंकि एक्शन फिल्म है, आग लगी हुई है, पत्थर गिर रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मैं जनवरी में यहाँ आया था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो 2 सवाल मेरे पत्रकारों ने मुझसे पूछे। एक तो मुझसे ये पूछा कि आप दिल्ली में शूट करके चले गए, इतनी खतरनाक फिल्म, और आपको किसी ने रोका नहीं। और मैं भी वही पूछने वाली थी। हाँ, इतना सेंसिटिव मैटर है, आप कैसे कर लिया आपने? मैंने बोला आप मीडिया वाले, आप पता लगाओ। एक बुजुर्ग पत्रकार ने मुझसे पूछा, सर कि ये आपने दंगों के रियल सीन डाल दिए, इसमें आप पे आपत्ति नहीं करेगा कोई? मैंने कहा बहुत धन्यवाद, आपको अगर ये रियल लग रहा है कि रियल फुटेज मैंने उठाकर डाल दिए हैं, तो इस तरह से ये चीजें हुई है। मतलब ये अच्छा भी लगता है, मतलब बहुत आपको इनकरेजिंग लगता है फिल्म रिलीज होने के पहले जब इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। बट सेंसर बोर्ड से जैसे डिले हो जाता है या दंगे वगैरह हो जाते हैं, मतलब जब ट्रेलर आता है तो मूवीज में थोड़ा सा आने के बाद दंगे नहीं हुए। ओके टचवुड ना हो, मैं तो बट ऐसा हो जाता है। अभी मैं देख रहा था आपके, जब आ रहे थे हम घर पर आपके स्टूडियो जी, तो एक पत्रकार बोल रहे हैं कि ये लाल किले पर ब्लास्ट हुआ और टाइमिंग देखिए 2020 दिल्ली आ रही है, उसका विरोध भी हो रहा है, कहीं 2020 दिल्ली की विरोध में तो नहीं है ब्लास्ट हुआ। मैं यही बोलने लगा सर कि ये क्या बात हो, मतलब कमाल की, मतलब वो इतना बड़ा डॉट करेक्ट करते हैं लोग। और मेरी एक फिल्म क्या, जैसे फिल्म जब ट्रेलर आया तो इतना विरोध हुआ उसका, आपने देखा ही होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे एक तरह से खुशी भी हुई कि फिल्म इतनी ताकतवर मीडियम है कि जो सत्ताएं हिला सकती है। लोगों को इतना डर लगता है फिल्म से, तो वही मैं, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर तो आता है जब कुछ ऐसी मूवीज आती हैं। जैसे जानना चाहती तो मैं बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब जनवरी में ट्रेलर रिलीज हुआ तो सबसे, जैसे ट्रेलर आज रिलीज हुआ और दूसरे दिन मुझे फोन आया कि यार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है दिल्ली में, नेशनल न्यूज पे लाइव है। मैंने देखा तो अभिषेक मनु सिंघवी जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने बोला कि यार ये फिल्म अगर कभी रिलीज हो गई तो समाज बट जाएगा 2 धड़ों में, और ये विषपान कराती है, ये जहर पिलाती है, ये चुनाव आयोग इस फिल्म, ये जो फिल्म इसका लेगा इल्म, शेरो शायरी चल रही है। मैंने देखा यार ये किस तरफ जा रही है चीजें। दूसरे दिन वो मैं उसका जवाब दिया मैंने ANI के थ्रू कि भाई ये किस तरह की बातें हो रही है। फिल्म आप पूरी देखेंगे तब पता चलेगा आपको कि क्या है ये। आप 3 मिनट के ट्रेलर में कैसे कोई पूरी फिल्म जान सकता है ये ऐसी ही होगी। फिल्म का जो अंतिम एक डायलॉग है जो एंड प्लेट पे आता है बिज्जू सर की आवाज में है कि मजहब सिर्फ रास्ता है सच्चाई तक पहुंचने का, और रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। मेरी फिल्म का जो बोल सकते हैं ना कि एक सूत्र वाक्य बोलते हैं हम, जो जिस एक लाइन पर जो चल रही है मेरी फिल्म की शुरुआत में थीम पे, हाँ, तो वो ऋग्वेद की एक ऋचा है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सच एक है, ज्ञानी और लर्नेड अपने अपने हिसाब से उसको फॉलो करते हैं। सच्चाई एक है, ईश्वर एक है, तरीके अलग हो सकते हैं जाने के, रास्ते अलग हो सकते हैं। बात तो मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन हमारी समाज की और हमारे देश की समस्या ये है, आज जैसे आप डॉक्टर हैं, मैं आपके पास गया कि मैडम मेरी तबीयत खराब है, हमने क्या हो रहा है, आप डॉक्टर है आप ही समझ लो, मैं बीमारी का नाम नहीं बताऊंगा, इलाज भी करवाना है, बीमारी का नाम नहीं बताना है। अगर कोई कम्युनल टेंशन है हमारे देश में तो मैं जब तक उसका नाम नहीं लूंगा, क्या हो रहा है वो नहीं बताऊंगा, तो मैं उसका सोल्यूशन पे कैसे जा सकता हूँ। गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत चीज है। और जब हम बेबाकी से कोई बात रखते हैं तो विरोध करने लोग खड़े हो जाते हैं। दूसरे दिन पता चला कि शर्जील इमाम जेल से उन्होंने मेरे पे पिटीशन डाली दिल्ली हाई कोर्ट में, महमूद प्राचा
और 3 और थे जो दंगों का आरोपी थे, अंदर बैठे हैं, और वो मेरे पे वहां पर 7 पिटीशन गई मेरे खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में, 1 गई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। अब एक फिल्मकार फिल्म बनाए, पहले अपने जिंदगी भर की कमाई, अपना घर वर सब लगा करके एक फिल्म बनाता है, वो लेकर आता है, उसके बाद में हाई कोर्ट में आप 3.5 लाख रुपए एक हियरिंग के आप वकील को देते हो, वो खड़ा होता है वहां पर, और उसके लिए कितना पेनफुल जर्नी है ये देखिए ना आप। मेरे साथ कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं आया, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, कोई स्टूडियो नहीं है, मैं खुद के बल पे इसलिए भी बनाई कि मैं अपनी तरह की फिल्म बनाना चाहता था, मुझे क्रिएटिव इंटरफेरेंस किसी का नहीं चाहिए था। वरना क्या होता है कारपोरेट कल्चर में, एक 3 क्रिएटिव ऊपर बैठे हुए आपकी स्क्रिप्ट को चेंज करवा रहे हैं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे बना लो। क्यों बना लो भाई, क्यों बना लो? मेरा दिमाग है ना, मैंने लिखी है, ये मेरा बेबी है, मेरा चाइल्ड है, इसको कैसे पाल के बड़ा करना है ये मैं डिसाइड करूंगा। तो ये 1 साल तक हमने लड़ाई की इस पे। उन्होंने सेंसर बोर्ड को भी उसमें पार्टी बनाया, दिल्ली पुलिस को भी बना दिया, सब मेरे इतना बड़ा आदमी हूँ कि सब मेरे से मिले हुए हैं। मेरे को भी उस दिन पता चला कि मैं इतना बड़ा आदमी कब से हो गया कि मेरे को सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं जी। फिर 9 महीने सेंसर बोर्ड ने मेरी डबल स्क्रूटनी की, जितने लोगों की मिल जाता सर्टिफिकेट, मेरे 3 बार मेरी फिल्म देखी गई, और उसके वो बहुत ही महीन तरीके से एक एक चीज को देखा गया कि कहीं ये जो बोल रहे हैं ऐसा है तो नहीं। उन्होंने डिमांड की थी कि इसको बहुत तरीके से देखा जाए, और तब जाके मुझे 9-10 महीने बाद आज सेंसर सर्टिफिकेट मिला, हम रिलीज कर रहे हैं। ये तो मैं ही जानता हूँ ये कहानी, ये जो पेन है ना, फिल्मकार की बेबी, जैसे मैंने बोला बच्चा होता है एक फिल्म, तो वो मैंने लेबर पेन भी झेले हैं। तो आपने जैसे ना ट्रेलर में, क्योंकि वो लग रहा है ट्रेलर में जैसे एक कोई पॉलिटिकल कैरेक्टर भी है जो उसमें गाड़ी में कार में बैठ के बोल रहे हैं, तो जब वो देखते तो लगता है कि ये, क्योंकि हमारा एज एन ऑडियंस हमारे मन में आता है कि ये कौन पॉलिटिशियन है जिन्होंने ऐसा किया है। कौन लगे? नहीं, मैं नाम तो नहीं लूंगी पर आता है मन में कि ये कौन है जो ऐसा कर रहे हैं, किसको दिखाने की कोशिश की गई है, किसको रिप्रेजेंट किया गया है। ये है ममता जी कि कोई भी आर्टिस्ट, एनी फॉर्म, कोई भी फॉर्म्स को लेकर वो अपनी आर्ट को बना रहा है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं है कि वो एक हंसा दे या फिर एक धंधा कर ले, उस फिल्म को बेच करके अच्छा पैसा कमा ले और निकल जाए बस। उस कलाकार की तो बहुत ज्यादा सामाजिक जिम्मेदारी होती है, मॉरल ड्यूटी होती है उसकी, कि वो सच को दिखाए क्रिएटिव अंदाज में। मेरी फिल्म का डिस्क्लेमर है कि दिस फिल्म इज इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, और कोई दावा नहीं करती कि कोई डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंट्री है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध है, वो मात्र संयोग हो सकता है। अब मेरी फिल्म से इतने संयोग जुड़े हुए कि लोग बोलते तो फर्क ही नहीं पड़ रहा कि ये मैं हूँ या कोई कैरेक्टर है। तो क्या वो अदालत में ले जाकर बोल रहे हैं लोग कि सर एक क्लिप देख लीजिए कि देखिए मैं ये बिल्कुल मेरी जैसे बात करता है। तो भाई चिकन नेक अगर मैंने बोला तो चिकन नेक पे किसी का कॉपीराइट थोड़ी है, चिकन नेक मैं नहीं बोल सकता हूँ क्या? एक जेल में बैठा हुआ व्यक्ति मेरे खिलाफ केस करने की आजादी रखता है। एक फिल्म मेकर होने के नाते मेरी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। ये कौन सा कानून है भाई? रही बात किसी का मिलना, तो देखिए हम तो बात अगर गलत हो रही ना समाज में, हम लोग उठाएंगे, हमारे अंदाज में उठाएंगे। हम कलाकार लोग हैं और हमारा एक जिम्मेदारी बनती है कि गलत को गलत बोले, क्रिएटिव अंदाज में बोले। अब वो शक्लें में एक आदमी की शक्ल जैसे 7 लोग होते हैं दुनिया में, मैंने सुना है ना। अब आपके जैसी 7 महिलाएं होंगी, कोई 7 लेडीज होंगी, बिल्कुल है ना। तो मात्र संयोग हो सकता है ये। मैंने तो ऐसा कोई एफर्ट नहीं लगाई कि किसी को छवि धूमिल करूंगा, किसी के दिल को। मैं तो बहुत ही कलाकार लोग कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, मेरा तो कतई इस तरह का इंटेंशन नहीं है। तो यानी कि वो कैरेक्टर जो है वो जिसको जो समझना है समझ लें कि कौन हो सकते हैं। तो समझदारों से ही भरी पड़ी है और मेरी फिल्म समझदारों के लिए ही है। मेरी फिल्म जो बोलते हैं लोग कुछ रिव्यू देते हैं, तो फिल्म वन टाइम पास है, मतलब आप ना जो दिमाग घर पे रख के जाओगे तो बहुत अच्छी लगेगी। क्यों रख के जाएंगे दिमाग घर पे? रखना है। कौन रख के जाता है दिमाग घर पे? जी दिमाग मैं और बोलता हूँ आपकी ऑडियंस से, दिमाग लेकर ही जाना। बिल्कुल मेरी फिल्म दिमाग वालों की जा ही नहीं पाएगा अगर दिमाग घर पे रख लेगा तो। सर जैसे आपने गदर मूवी और अपने मूवी में काम किया हुआ है, तो देओल फैमिली से आप 2020 दिल्ली बोल देंगे एक बार और चला जाएगा। 2020 दिल्ली में भी काम किया है, बिल्कुल हम जरूर देखेंगे। तो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि बिकॉज ऑब्वियसली हम सब जानना चाहते हैं, आप बिल्कुल काम पर्सनैलिटी हैं, एंड सनी देओल जी को भी जैसे हम देखते हैं वो बहुत ही काम है, वो आपसे भी काम है,
हाँ बहुत Okay. काम रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि उनके बारे में आप बताएंगे कि कैसा उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस था, क्योंकि 2 बार आप काम कर चुके हैं उनके साथ। हाँ बहुत ही प्यारा इंसान है वो, बिल्कुल लाइक अ बेबी। और वो इतने पावरफुल लगते हैं, मारते हैं तो ऐसा लगता है कि घर तोड़ देंगे, हाथ मारेंगे। लेकिन जब आप उनके साथ आप एक्शन करते हो, फाइट करते हो, तो ऐसा लगता है कोई बच्चा मार रहा है आपकी पीठ पे। इतना सॉफ्ट हाथ है उनका, इतने आर्टिस्टिक है। वो भी एक मेक बिलीव है ना, जब मेक बिलीव है ना, ऑडियंस को विश्वास दिला रहे हो कि आपके पास इतना पावर है उनका, जग जाहिर बात है। मतलब हैंडपंप उखाड़ लिया, उसके बाद और कुछ भी उन्होंने ज्यादा पावरफुल चीजें की। बट वैनी जैसे एक्शन सीन करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि वो वैसा एक्टर। कई एक्टर तो मारते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत से एक्टर तो मार देते हैं आपको मुक्का उक्का, लेकिन उनका बच्चे जैसा हाथ लगता है, बेबी सॉफ्ट कंट्रोल। हाँ, कंट्रोल और बेबी सॉफ्ट हाथ, चेहरे पे भाव आते हैं बस। तो वो है, मतलब उनकी खासियत, वो बहुत चुप रहते हैं, बहुत शर्मीले से हैं, क्वाइट रहते हैं, कम बोलते हैं और बहुत कोऑपरेट भी करते हैं। मतलब कई एक मेरे से कुछ मोमेंट नहीं हो रहा था गदर में, जहाँ पे जो हैंडपंप उखाड़ते हैं उसके बाद वो हैंडपंप मेरे पेट में मारने वाले होते हैं, तो एक कुछ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन चाहिए थे फाइट मास्टर को, नहीं आ रहे थे। तो मैंने उनको कहा था कि मेरे हाथ पे आप ना पैर थोड़ा सा कस के रखना। वो पैर भी ऐसा सॉफ्टली रखा हुआ था उन्होंने, मैंने कहा सिर्फ थोड़ा सा। बट हमें नहीं लग रहा था, हमें तो लग रहा था कि वो तो वही तो पाकिस्तान हिला के आ गए हैं। एक्टर का वही तो खासियत है कि जो मेक बिलीव कराता है। अमीषा पटेल भी थी, उनके बारे में भी पूछ सकते हो। अमीषा पटेल से उस फिल्म में मेरी शादी होने वाली थी। मैं मंगेतर था उनका। तो मेरी एक लाइन थी उसमें कि सकीना मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती, यही बोला था। हाँ, नहीं वो अभी तक नहीं हुई किसी की। तो उस टाइम पे जैसे अमरीश जी भी थे, तो उनके साथ भी आपने काम किया, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, तो कैसे थे वो? अमरीश जी बहुत कंसर्न वाले इंसान। मतलब उसमें एक सीक्वेंस था जहाँ मेरा कैरेक्टर चलती हुई ट्रेन पे कूदता है, और पहले तो सिर्फ एक शॉट ले लिया था जहाँ पे ट्रेन का पोजीशन होनी चाहिए और मैं कूद रहा हूँ ऊपर से। फिर वो एक एक्चुअल शॉट लिया जहाँ पे ट्रेन चल रही है और पीछे से कैमरे लगे हुए हैं, और मेरे साथ और 4 फाइटर्स थे जो पाकिस्तानी सोल्जर्स प्ले कर रहे थे। वो चलती हुई ट्रेन में कूद रहे हैं वहाँ। अमरीश जी बैठे हुए थे उनकी वैन के बाहर ही बैठे थे, अम्ब्रेला के नीचे। तो फिर उन्होंने मुझे बाद में बुलाया बाहर, कहा बरखुरदार अगर तुम गिर गए ना तो सिर्फ एक बुके आएगा यहाँ से, मतलब कुछ हो गया तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, बुके आएगा, ऐसा नहीं करना कभी। के बाद से मतलब आपको जोश भर देते हैं वहाँ पे फाइट मास्टर वगैरह की, नहीं कर रहा, अच्छा है, तुमने बहुत बढ़िया किया, वो किया। लेकिन उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में आपको अपना ही देखना पड़ता है, कोई देयर इज नोबडी टू टेक केयर ऑफ यू। तो वो बड़ी अच्छी चीज लगी मुझे उनकी, उन्होंने कंसर्न देखा है, वाज अ न्यू कमर। तब से मैं भी यही बोलता हूँ यंगस्टर्स को कि आपको जो भी एक्शन करना है पहले उनसे करवा के देख क्या करना है। वो अगर कर सकते हैं फिर आपको सिखाएंगे तो ही करो, नहीं तो फालतू में फैंटम नहीं बनना। बिल्कुल। जैसे आपने धर्म जी के साथ भी काम किया हुआ है, तो उनके बारे में बताएंगे कि मतलब कैसे हैं वो? क्योंकि हमें तो लगता है बहुत हंसी मजाक, एंड बिकॉज सनी जी जैसे बिल्कुल शांत और लगता है कि बिल्कुल ओबीडियंट बच्चे, एंड वो लगते हैं कि जैसे आप बताते हैं कि फादर वैसे होने चाहिए, वो वैसे हैं। मतलब वैसे उनकी बातें वैसी रहती हैं जो हमारी उम्र के लड़के करते हैं, है ना, जो भी हमारी उस वक्त उम्र की उस लेवल पे आके बातें करते हैं। तो वैसी बातें अगर जो हमारी उम्र की बातें अभी भी लड़के ही सर आप। तो कौन? ये? नहीं धर्म जी की बात नहीं, आप तो लड़के हैं ही सर, आप आप तो सबसे छोटे लड़के आप ही ऐसी मस्तियां करते हैं। बाकी मैंने उनको कहा था सर मुझे आपसे बहुत शिकायत है। बोले मैंने क्यों? मिला कि जब मैं छोटा था तो बच्चन साहब मर गए शोले में और आप उनको बचा नहीं पाए, तो उस बात का दुख मुझे आज तक, जब मैं फिल्म देखता था बच्चों में बोलता था यार धर्म जी हमारे हीरो हैं, वो हमारे दूसरे हीरो को बचा नहीं पाए। तो बड़े खुश हुए, उनके मतलब गले लगा लिया था। तो ऐसे तो फिर हमें आपसे भी शिकायत है, आप हमारी सकीना जी को रख रहे थे। हाँ मतलब वो ऐसे ऑडियंस को इम्पैक्ट करता ना, 7-8 साल का। आपको पता भी था वो कि उनकी शादी हो रखी है, फिर भी आप उनको रखना चाह रहे थे। तो उस टाइम पे जैसे आपने अपने मूवी जब की थी तो कैटरीना भी शायद नहीं थी, शायद उनकी वो, हाँ जी, तो काफी चेंज देखा है आपने उनमें अब भी और उस टाइम पे? कैटरीना का तो ग्राफ ऐसे दिखता है। उनकी जो राजनीति फिल्म आई थी वहां से उन्होंने हिंदी बोलना शुरू, हिंदी भी नहीं बोल पाती। हिंदी की जो उनको तालीम मिली, ट्रेनिंग हुई, तब से मुझे पता है कि अब ये 2007 में आई थी फिल्म राजनीति, उसके पहले वो हिंदी भी नहीं बोल पाती थी। उनकी तो बड़ी फिनोमिनल ग्रोथ, बहुत सिंसियर लेडी है, बहुत फोकस, बहुत सिंसियर। तो हर कोई जब नया आता है और जिस परिवेश से आया है
उस टाइम पे कहानियां भी वैसी होती थी कि जो फिजिकल ब्यूटी थी उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। हाँ, उनको किरदार ही वैसे मिलते थे। किरदार ही वैसे मिलते थे। पर ठीक है, ग्रोथ हुई आज अच्छी, ऑफ लेट उन्होंने काम की बड़े अच्छी। सर जैसे आपने अक्षय जी के साथ आपने तो सबके साथ ही काम किया हुआ है, कोई किस्सा बताएंगे आप जो कि हमारी ऑडियंस को भी सुनकर मजा आए और हमने पहले कभी ना सुना हो, या आप इस मूवी का भी एक कोई किस्सा बताइए जो बहुत इंटरेस्टिंग रहा हो और आपने सोचा नहीं था कि ये हो जाएगा ऐसा। इस फिल्म की बात करो ना, इसी फिल्म की कर लेते हैं आप। बिल्कुल। हाँ, इस फिल्म को मैंने यही बोला ना कि ये जो वन शॉट वाला जो किस्सा अपने आप में जी, ये किसी भी कलाकार के लिए बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब उसको एक काम करने का मौका मिला इस तरह से। और वही होता था कि मतलब कि हम एक आध बार तो हुआ भी कि जैसे चल रहा है सीन चल रहा है और एक जैसे कहीं खड़क की आवाज आई तो आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन आप कोशिश की कि नहीं कि ना कैरी ऑन चलते चलेगा। क्योंकि जब हम डबिंग कर रहे थे तो मेरे को मोमेंट बार बार ऐसा लगता था, क्योंकि क्या है ना कि इतने सारे लोग सुबह से लेकर शाम तक एक जगह पे खड़े हुए हैं, है ना। वो ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो हम परफॉर्म कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए दिक्कत उन लोगों के लिए भी, उनको उतने टाइम तक अपने मुंह पे उंगली, मोबाइल तो जब्त हो ही गए थे पूरी तरह से, सांस लेने की भी पाबंदी थी जिसे कहते हैं ना वो सब। लेकिन फिर भी उसमें खड़क की आवाज कोई आ जाए, बेचारे ने किसी ने सांस ली या कोई उठ के इधर उधर हुआ थोड़ा सा भी ना, तो वो जो डिस्ट्रैक्ट ऐसा लगा यार ये खत्म हुआ क्या, वो भी चलता है। फिर तब तक कैमरा कहीं और चला गया तो फिर आप रिलैक्स हो गए। पर सर जितने आप मूवी में दिखा मतलब बुजुर्ग लग रहे हो ना, इतने आप रियल में हो नहीं। मैं तभी तो बोला मैंने ना, सबसे छोटे लोग जितना उसमें जितना, क्योंकि ट्रेलर में मैंने देखा है तो ट्रेलर में जितना आपको दिखाया गया है आप है नहीं रियल में इतने। वही तो सर एक उस दिन की वाकया याद होगा आपको, सर शूट कर रहे थे और हम एक फैक्ट्री 35 एकड़ की फैक्ट्री थी वो, और उसमें क्या उस दिन ऐसी हवा चल रही थी कि बीच में ऐसा खड़क वो भी तो वो हम वेट कर रहे हैं कि अब बंद हो जाएगा फिर हम शुरू हो जी सेट हो जाए। जैसे ही डायलॉग बोला सर ने खड़ा बहुत अनफोर्सिंग है, आप तो बहुत कंट्रोल्ड सिचुएशन में शूट कर रहे हो ना आपका अपना पॉडकास्ट। जब हम आउटडोर शूट करते हैं इस तरह के बहुत डिस्टर्बेंसेस होते हैं, और कैमरा चल रहा है, कैमरा में उसको रोकने की तो क्या फिर ऐसा लग रहा है आज हो नहीं पाएगा। 60 kg कैमरा बॉडी पे लेके चल रहा है कैमरा में, आपको मतलब कौन किस पे तरस खाए। हम 17-18 मिनट का शॉट दे रहे हैं और वो बेचारा 15-17 मिनट लेके उसकी सांसें चढ़ रही हैं, उसके पैर दुख रहे हैं, उसको पीछे से सपोर्ट किया हुआ है, एंड ही इज रनिंग अराउंड टेकिंग द कैमरा, हमको प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा है। बहुत मतलब टीडियस काम है, ऐसा आसान काम नहीं है कि ये सिंगल शॉट फिल्म को बनाना। हमारे 3 स्टडी कैम ऑपरेटर, एक तो 3 दिन में छोड़ के चला गया जिसने सर काम किया, उसके बाद एक और आया उसने भी 4 दिन में चला गया, वो तीसरा बुलाया हमने। मतलब इतना लंबा उन्होंने बोला स्टडी कैम ऑपरेटर इंडस्ट्री में स्टडी कैम यूज होता है मगर 1-1.5 मिनट के लिए आप लेके चले गए। हमारी तो पूरी फिल्म स्टडी कैम पर ही बनी है, हमने ट्राइपॉड पे कैमरा रखा ही नहीं, एक भी शॉट नहीं मिलेगा आपको। वो जैसे मैंने उसमें एक वो क्लिप देखी जिसमें वो लड़का आके उसके यहाँ पे नाइफ लगाता है और कहता है तो लड़की एकदम से वो खड़क उसके हाथ में होता है कुछ ऐसे। तो मतलब वो देख के लगता है कि अगर देखा जाए तो आपने वन शॉट में किया, बट हमें तो लगा कि शायद रीटेक लगे होंगे इसमें। हाँ ये सब कुछ वन टेक है, सारा का सारा रीटेक तो किए हमने, लेकिन नहीं रीटेक तो हुआ लंबे शॉट, मतलब कोई गड़बड़ हो गई तो वो रीटेक हुआ। तो वो जो थ्रिल बहुत है उसमें, क्या होता है कि जब आप इस तरह इस फॉर्मेट की फिल्म देखते हैं ना तो बड़ा इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है, ऑडियंस को ऐसा लगता है कि उस घटनाक्रम का वो हिस्सा है, वही है ना। वो आग लग रही है तो सामने ही लग रही है। हाँ, मतलब आप उसका हिस्सा बन जाते हो, आप इमर्स हो जाते हो। मतलब आपको जैसे हमारी सिनेमा की लैंग्वेज में कहते हैं मास्टर शॉट जो होता है, जहाँ पे पूरा शरीर दिखाया जा रहा है, तो पूरा एम्बियंस एस्टेब्लिश करता है मेजॉन से कि आसपास क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है, इसके पहले क्या हुआ है, कहाँ से वो कैरेक्टर आ रहा है। मिड शॉट में आते हैं तो ऐसा लगता है कम्युनिकेट कर रहा है, कुछ कहना चाहता है, तो कम्युनिकेशन लेवल पे आया है वो। क्लोज में आते हैं तो उसका थॉट पकड़ में आता है कि मन में क्या चल रहा है। एक एक्सट्रीम क्लोज में आते हैं ना, तो जो ऑडियंस को जब एक्सट्रीम क्लोज दिखता है ना, यहाँ दिखता है ना किसी कैरेक्टर का, तो ऑडियंस को ऐसा लगता है कि जो कैरेक्टर महसूस कर रहा है वो मैं महसूस कर रहा हूँ, और जब वो महसूस कर रहा है, जो कैरेक्टर महसूस कर रहा है, तो उसके साथ वो इमर्स हो जाता है। फिर उस कैरेक्टर पे जो बीतती है वो ऑडियंस से बीतने लगती है, और फिर वो साथ में मूव हो जाता है। तो ये बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा ऑडियंस को, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा जो आज तक के हिंदुस्तान के ऑडियंस को किसी भी इंडियन फिल्म में मिला नहीं। फर्स्ट टाइम। तो आपने एक पॉडकास्ट में बोला था कि मुझे एक पलंग उसमें डब्बे में डाल दिया था, ऊपर से उड़ा दिया। अजय देवगन की कोई पिक्चर थी और उसके लिए मुझे फोन आया, और जिन्होंने रुस्तम की बनाई थी, है ना, तो वो ही वाज द डायरेक्टर टीनू।
तो फोन आया मुझे कि सर एक फिल्म बना रहे हैं हम लोग, तो वही माइल्स के ऊपर था अंदर कुछ इस तरह से, उसमें एक कैप्सूल है 6x3 का, तो मतलब आप कंफर्टेबल रहेंगे? मैंने कि ना, कतई नहीं। मैंने कि सर बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ऐसा। नहीं नहीं भाई मैं नहीं करता, वो मैंने सिरे से मना कर दी थी। तो कभी कभी क्या होता है ना, इस तरह की हम जब देखते हैं, अब टनल्स में भारत की शूटिंग की थी हमने, तो टनल्स के अंदर था, उस तरह का बना रखा था। मैं सोच के ही मन विचित्र हो जाता है ना कि मतलब अरे यार कहाँ तक जाएंगे, कितना होगा, क्या होगा, सारे लोग हैं, कभी भी कुछ भी किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत बड़े एक्टिविटीज तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो बड़े बड़े सेट की बड़े बड़े उसकी जो पिक्चरें बनती है, तो उसमें मतलब कितना एक्शन कभी कितनी चीजों का ध्यान रखा जाता है। तुमने तो इतने एक्शन किए हुए हैं, पता ही है ना, रिक कहाँ बांधना है, क्या बांधना है, जल्दी जल्दी में कभी कभी पता नहीं कोई धागा बांधा है कि नहीं बांधा है ना। तो सर जब ये मूवी आप कर रहे थे, इसमें टाइम कितना लगा, ड्यूरेशन क्या था, मतलब ये शूट जब आपने किया पूरी मूवी का? शूटिंग के Yes, yes, yes. देखिए शूटिंग डेज जो है वो 35 डेज था। ओके। लेकिन उसकी तैयारी जो है कि सर के साथ जैसे हमने 6 या 7 दिन रिहर्सल किया था, सर तो 15 दिन थे, और वो लड़के इन्होंने बताया 3 महीने उन्होंने, वो तो शिफ्ट ही हो गए थे, वहाँ रख लिया था, वो तो प्रॉपर्टी देखने लगे थे वहीं की। तो ये अलग तरह से बनी थी फिल्म, ऐसे कोई बनाता नहीं है आजकल। आजकल 8 महीने में फिल्म लिख भी जाती है, शूट भी हो जाती है, रिलीज भी हो जाती है, 5-5 साल कोई नहीं रुकता आजकल। तो ये जो है इस तरह से हमने इसको तकरीबन 4 महीने लग गए शूट की बात करूं मैं तो। और प्री प्रोडक्शन तो 2020 में तो हम कहानी लिख रहे थे, फिर धीरे धीरे क्योंकि इंडिपेंडेंट काम था सारा, तो समय वैसे भी लगा, और हमने बहुत ही दिल से ही बनाई है, ये समझ लीजिए कि हर चीज में खूब। तो जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, तो उस कैरेक्टर में जैसे आप स्टार्ट करते हो, तो उस कैरेक्टर से बाहर आना कितना मुश्किल होता है, जो रोल प्ले कर रहे हैं आप, क्योंकि आप 24 घंटे उसको करिए जा रहे हो, और 1 शॉट जैसे फीचर फिल्म है, तो वो तो बिल्कुल ही आपके ज़हन में है। जो एक लालच और मेरा होता था इस पिक्चर को करने का, एक तो ये था कि किरदार बहुत अच्छा था, दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग था, 1 शॉट था, तीसरा ये कि मेरी सिस्टर वगैरह सब लोग मऊ में रहते हैं, मेरी माँ भी वहीं है, तो आना जाना, अभी मम्मी कल ही गई हैं यहाँ से, तो गुरु रहेंगे 5-6 दिन जो है काटेंगे। तो प्रीतमपुरा में शूटिंग करे थे अपन, प्रीतमपुर, तो मऊ से आगे जाकर के फिर लौटते आता था, मेरे सारे बाल सफेद रहते थे, तो मेरी माँ बोलती थी कि कैसी हालत हो गई तेरी, और उनको तरस आता था। वही मैंने बताया, मतलब ये कौन सी शूटिंग है भाई, क्योंकि वो बाल वैसे ही वो निकलेगा भी नहीं, वो किसी भी तरह से नहीं निकलेगा जब तक आप कायदे से नहाओगे नहीं, बालों को ढक धोगे नहीं, तो वो 6 दिन तक वो ऐसी सफेद। आप यंग है, आप यंग है, मूवी में बुजुर्ग। हाँ मतलब उसमें महान लग रहे हो। तो वही तो मतलब ऐसा ना हो कि मैं घर आऊं और मेरी माँ मेरे पाँव छू दे। तो आपके पेरेंट्स जब ऐसा रोल प्ले करते हैं, तो आप बताते हो ना कि ये रोल हो रहा है, फैमिली में डिस्क्लोज करते हैं आप सस्पेंस? नहीं ऐसा अभी फैमिली में, जैसे मेरी वाइफ है उसको तो पता भी नहीं कि कौन आज ही तुम किस लिए गए हो वहाँ पे, अरे मैंने पॉडकास्ट वगैरह है, पिक्चर का प्रमोशन है, मतलब ऐसा वो पता है कि हाँ बंदा काम कर रहा है अपना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, फैमिली को ऐसा लगता है कि डिस्टर्बिंग इतना रहता है कि हाँ किस शहर में जा रहे हो, तो पता है कि शूटिंग के लिए जा रहे हैं, पूर्ण विश्वास है उनको, मालूम है सिर्फ शूटिंग के लिए जा रहे हैं। हाँ ये बताना पड़ता है पॉडकास्ट है कि क्या है, देखती भी रहती है ना कि हाँ फोन पे डिस्कस करता रहता है कि नहीं ये वाली डेट की वो वाली डेट नहीं, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो पता ही रहता है कि आदमी इतना चिड़चिड़ा रहता है। अब इससे पूछ लो सर, और चिड़ जाएगा, आप चिड़े। जब आप इस मूवी की रिसर्च कर रहे थे, तो जो सर्वाइवर्स थे, क्या आप उनसे पर्सनली मिले थे? मैं बड़ा पेनफुल होता है सर जाना उन जगहों पर। हाँ। मैं तो बहुत सारी जगह गया भी हूँ, और फिल्म के बाद भी गया हूँ, क्योंकि इस फिल्म की एक बात है जो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी नहीं बताई हुई, हमारा बहुत जरूरी है। वो एक्चुअली क्या है कि मैंने ये संकल्प पर्सनल है, ये मैं इसलिए मार्केटिंग करता भी नहीं हूँ, कि ये फिल्म अगर ठीक चल जाती है, कुछ कमाती है, तो एक अंश जो है इसका वो उन लोग जो पाकिस्तान बांग्लादेश से बिल्कुल निराश्रित हैं, उनके कल्याण में हम लगाएंगे। और ये कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है। लोगों ने आमतौर पर बोलते हैं कि किसी के दर्द का वो दिखाते हो, फिल्मी लोग हो, झूठ बोलते हो, लेकिन ये मैंने पहले से ही सोच रखा था। तो इस नाते मैं ना वहाँ जाते रहता हूँ, क्योंकि हवा में बात करने से बेहतर है कि जमीन पर जाकर देखें क्या। जब भी दिल्ली आता हूँ वो सारे लोग जानते हैं मुझे, एक एक जन जानता है। मैं दिवाली के पहले भी अभी आया था, उनके साथ दिवाली मना करके आया था। तो
बात ये कि कोशिश सिर्फ इतनी होती है कि जो बातें आप बड़ी बड़ी कर रहे हो ऑन कैमरा, हाँ ना, फुलफिल करो, थोड़ा सा दिखाओ जमीन पर। मतलब आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, दूसरों के साथ तो बेईमानी कर सकते हो आप, ढोंग कर सकते हो, कम से कम आप आईने के सामने खड़े हो तो आपको अपने आप पे शर्म नहीं आनी चाहिए कि मैं यार बोलता कुछ हूँ करता कुछ हूँ। तो मैं इन शरणार्थियों से भी मिलता हूँ और उन एरियाज में भी गया जहाँ मैं जा सकता हूँ, जहाँ लोग मुझे समझ सकते हैं, तो उनसे मिलता भी हूँ। अब देखिए माँ है ना, माँ नहीं, एक बच्चे की माँ, उसको गोली लगी थी पेट में यहाँ और वो स्पॉट पे खत्म हो गया था। उसका भाई आया मेरे पास, भाई मिला, माँ थी, माँ सामने नहीं आ पा रही थी, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनसे मिल पाऊँ। और जो भाई ने 2 शब्द बोले कि भैया यहाँ पे गोली लगी थी, और उसके बाद मैंने उससे कुछ पूछा, लेकिन उसके जो 2-3 शब्द थे उसमें जो दर्द और वेदना थी, भाई चला जाना किसी का बड़ा पेनफुल है ये। और बात तो यही है कि जब तक मैं यही बोलता हूँ कि हमने जो मुद्दे उठाए हैं ये कहीं अराजकता नहीं लाते हैं, ये किसी 2 कम्युनिटीज में मतभेद पैदा करने के लिए नहीं है, ये जोड़ने के लिए, मैं तो अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो ट्रेलर में सर की आखिरी लाइन है, आप एक्चुअली क्या होता है कि मेरा ट्रेलर कहीं चलता है ना तो उनको इतना मजा आता है कि इतनी तालियां बजती है कि वो आखिरी की लाइन नहीं सुन पाते। और मैं सर अभी कॉलेजेस में गए, हम गए थे, आप भी थे, तो मैं बोलता फिर से चलाऊं कि वो लाइन भी सुने लोग, हाँ पत्थर के बाद वाली कि मजहब सिर्फ एक रास्ता है सच्चाई जानने का, इनकी आवाज में ही है जी। और रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मैसेज वो है, लेकिन उस मैसेज को समझाने के लिए बीमारी को तो आपको एड्रेस करना ही पड़ेगा, समस्या को तो बताना ही पड़ेगा। और बेबाकी से हम बोलते हैं कि भाई इसने गलत किया तो ये व्यक्ति गलत है। मैं पॉलिटिकल करेक्ट होने की कोई कोशिश नहीं की है मैंने इस फिल्म में, और ना ही करना चाहिए कलाकार को। जब उन्होंने ट्रेलर देखा, जिनके किस्से आपने डाले हैं, बिकॉज ये ट्रू बेस्ड स्टोरी है, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो बहुत, अभी मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे दीवारों पर पोस्टर लगा रहे हैं, मैंने नहीं बोला उनको, अपने पैसों से लोग यहाँ पर ले जाके ट्रेलर दिखा रहे हैं कि देखो ये चीज जो हुई है अब नहीं होना चाहिए। दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। और छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं कि देवेंद्र मालवीय जी का हम बहुत सल्यूट करते हैं कि उन्होंने इस चीज को बनाया, हमारा दर्द दिखा रहे हैं। वो लोग भी बोलते हैं, शरणार्थी भी, जो लोग दंगों में अफेक्ट हुए वो लोग भी। देखो अब जो भी हो, अवार्ड तो मुझे पहले ही मिल गया, मैंने आज ही डाली एक पोस्ट, उसमें लिखा ये अगर ये छोटे बच्चे अगर ये पोस्टर पकड़कर इतनी बात कर रहे हैं, ये तो जो 500 करोड़ के बजट की फिल्म बनती है उनके लिए भी नहीं होता है जो मेरे लिए हो रहा है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बाकी ये है कि जो कर्जा वर्जा है बहुत सारा, और बहुत सारा जीवन भर का जो भी पूंजी थी, जो कुछ भी था, ड्रेन कर दिया, पूरा ड्रेन हो गया। तो वो है कि लोग देखने जाएंगे अच्छा सिनेमा। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा कंटेंट दोनों ही बहुत अच्छे हैं जी, है ना। तो ये अच्छी चीज है, अच्छी कोशिश है। इसको जब तक प्यार नहीं देंगे आप, जब तक इसको देखने नहीं जाएंगे, एक बार देखिए उसको जाकर, फिर अगर अच्छी ना लगे तो मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ कि मैं बोलूंगा कि आपको फिल्म देखने का शऊर नहीं है, फिर दोबारा देखो कि क्यों अच्छी लगी, क्यों नहीं अच्छी लगी। नहीं सर, अच्छी लगेगी सर, तो ये बोलते हैं ये फिल्म जो देखेगा उसे जिसे अच्छी लगेगी वो फिर दोबारा देखने जाएगा कि बनी कैसे थी। ये बात है इस फिल्म में, और इतने अनुभवी व्यक्ति हैं और ये बता रहे हैं अगर ऐसा, तो बिल्कुल देखना चाहिए लोगों को। और अच्छे सिनेमा को जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे ऑडियंस, तो अच्छा बुरा सिनेमा आता रहेगा। नहीं, अभी ऑडियंस समझदार हो गए, उन्हें पता है क्या चाहिए। आप बोल रही तो मुझे और विश्वास नहीं, हमें खुद पता है, क्योंकि अभी मूवी जैसे लगती है तो कोई ये नहीं देखता है कि क्या है, हम ये देखते हो कि ट्रेलर कैसा है, ट्रेलर खींच रहा है। हमारा ट्रेलर कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, तभी तो मैं इतना डिटेल से देखकर आपको बात कर पा रही हूँ जी। दूसरा हमने फिल्म में एक और काम किया है कि जब मैं इन मोहल्लों में जाता हूँ शरणार्थियों के, तो वहां मैं 8-10 महीने पहले गया था, तो मुझे एक बच्ची मिली, फूलवंती बागड़ी नाम है उसका, और वो क्या उर्दू में कृष्ण भजन लिखा हुआ था, उसको हमारी पाठ्य पुस्तक निगम की बुक से हिंदी में कन्वर्ट करके पाकिस्तान से आई हुई है, और मुझे बताया कि गाना गाती है। मैंने गाना सुना, बहुत अच्छा गाया उसने, और मेरे मन से एकदम आवाज आई, और मैंने उसको बोल दिया कि मेरी फिल्म का जो मेन गाना है हमने गवा चुके थे किसी बड़ी सिंगर से, मैंने वो गाना आप गाओगी। उसको यकीन ही नहीं हुआ, और वो मैं दूं आपको, उसमें वो घटना जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी कैमरे पर है। और हमने 2 महीने बाद 3 महीने बाद शायद उसको बुलाया, और वो गाना उसने गाया है आज। वो गाना आप देखिएगा, बिल्कुल हम क्लिप पे डालेंगे। हाँ, तो ये एक्चुअली मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा काम भी करूँ मैं ग्राउंड पर, और उसकी कोशिश करता हूँ। मैं कितना कर पाया हूँ ये तो
जनता और आप लोग डिसाइड करेंगे। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगी इस पॉडकास्ट में। जब भी ऐसी मूवीज देखते हैं तो एक मन में आता है कि ठीक है, हमें तो उतना ही दिखाया गया जितना स्क्रीन पर है, बट जिन्होंने रिसर्च की होगी, चाहे कोई भी ऐसी मूवी जब आती हैं जो बिल्कुल ट्रू बेस्ड स्टोरीज हैं, तो जिन्होंने रिसर्च की है उनको तो पता होगा कौन गलत है कौन सही है, ये पता चल जाता है। बिल्कुल चलता। देखिए, अंडर ट्रायल है चीजें, और कोर्ट ने भी एक कमेंट किया है कि भाई ये जो थी, ये देश में अस्थिरता फैलाने के लिए जो दोषी हैं, जमानत की मांग कर रहे हैं, इनका दिखता है ऐसा कि भाई ये इन्होंने गड़बड़ की है। मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए मैं कोई कोर्ट जज तो हूँ नहीं, और वो लोग तो बहुत ही साक्ष्य और गवाहों के बयानात क्या बोलते हैं हमारी फिल्मों में, उसको देख करके ही सारा कुछ करते हैं। एक आम आदमी की तरह, मैं अभी थोड़ी देर के लिए फिल्म मेकर भी नहीं हूँ, अगर कोई मेरे सामने या टीवी पर या वीडियो पर दिखता है, कोई बोलेगा कि भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मुझे कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं। मेरी नजर में वो आदमी गलत है तो है, मैं इसमें पॉलिटिकल करेक्ट कैसे हो सकता हूँ? मुझे बताइए, सामने ही दिख रहा है। मुझे बताइए कि इस बिल के आने से कोई व्यक्ति को किसको निकालना है बाहर? हम लोग बरसों बरस से साथ में रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान। किसी जमाने में वो कौन थे? वो थे, डीएनए एक ही है। बिल्कुल। किसी परिस्थिति बस उनपे भी क्या आन पड़ी होगी कि अपना फेथ बदलना पड़ा होगा, किस मजबूरी में बदला होगा, वो भी तकलीफ में ही है एक तरीके से, कि भाई आप अपनी आइडेंटिटी कोई ऐसे नहीं छोड़ता है। अब बात यह है कि उन लोगों को कोई निकालने का कभी था ही नहीं दिमाग में किसी को। आप इतनी बड़ी बात का एक नैरेटिव रच देते हो फॉल्स, और लोगों के मन में जहर भर देते हो कि आपको बाहर निकाला जा रहा है, देश में आप अराजकता फैलाने की कोशिश करते हो, और एक अच्छे काम को रोकने के लिए कि जिनके ऊपर इतना जुल्म हो रहा है। बच्चियां उठा ली जा रही पाकिस्तान में, रोज उठती हैं, 3000 बच्चियां हर साल उठा ली जाती है, अबडक्ट होती है, रेप होता है, धर्मांतरण होता है, अधेड़ उम्र के लोगों के साथ उनको निकाह पड़ देते हैं। आप वीडियो देखिए, यहाँ रोती है बच्ची, बाप वहां रो रहा है, लेकिन नहीं ले जा सकते वो। आप कितनी मजबूरी में जी रहे हैं आप लोग। अपना कोई भरा पूरा घर, अपनी जमीन, अपने जानवर छोड़कर सिर्फ इसलिए आ जाता है यहाँ पर ठोकरें खाने। आप देखिए सिग्नेचर ब्रिज में जो लोग रहते हैं, कोई कचौरी बेच रहा है, कोई मोबाइल कवर बेच रहा है, 300-400 रुपए रोज कमाते सिर्फ रोटी खाने के लिए, और उनकी बड़ी बड़ी जमीनें हैं उस जगह पर, वो यहाँ आ गए हैं। ऐसे लोगों के आने से क्या तकलीफ हो सकती है? सर का डायलॉग भी है, हम जैसे लोगों के आने से हिंदुस्तान को क्या तकलीफ हो सकती है? यहाँ के लोगों को तकलीफ है। हम तो शरण देते आए हैं वर्षों से कई लोगों को, और जो लोग हमारे अपने हैं, जो इस देश का हिस्सा थे, उनको यहाँ आने से रोकने के लिए अगर आप गलत करते हो तो फिल्म मेकर की हैसियत से, और जो मैंने देखा, मेरी नजर में गलत है। ये मूवी देखनी बनती है। मैं ऑडियंस से गुजारिश करूंगी, प्लीज देखिएगा, क्योंकि ऐसी मूवीज ही हमें रियलिटी दिखाती हैं। कई बार जब दंगे हो रहे होते हैं ना, तो हम न्यूज देख के और उसको बस थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। जब मूवीज देखते हैं, स्पेशली जब ऐसी मूवीज आती हैं, तो रियलिटी हमारे सामने लाकर रख देती हैं कि ये रियलिटी थी और तुम्हें अपने देश के बारे में इतना पता होना चाहिए। तो ये मूवीज जरूर देखकर आइए। एक बार देखकर आओगे तो दोबारा आप जरूर देखने जाओगे। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी। बहुत धन्यवाद ममता जी, बहुत अच्छा लगा मैं बात करके, बड़ा मजा आया। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी।